हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसलेशन हम अभी तक देखते हुए आ रहे हैं उसका जो तीसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इलोंगेशन मीन्स प्रलंबन की जो प्रक्रिया है। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की शुरुआत हमने कर दी है उसका इलोंगेट होना वो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो उसके पहले हम एक डायग्राम जो है इनिशिएशन के रिलेटेड उसे एक बार रिकॉल कर लें, फिर हम आगे की प्रोसेस समझते हैं। तो हमने देखा कि जो mRNA है, mRNA पर एक स्टार्ट कोडोन है कहीं ना कहीं पर, कहीं है स्टॉप कोडोन। इन्हीं के बीच का जो जोन है वो ट्रांसलेट होगा सिर्फ, ठीक है। शुरुआत जो ट्रांसलेशन की होगी और अंत होगा, मीन्स जितना प्रोटीन बनना है वो इस जोन में से ही बनेगा। इसके बाद वाला जोन ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेगा, इसके पहले वाला जोन ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेगा, जिसे हम यूटीआर जोन 3' यूटीआर या फिर इस साइड वाले को हम 5' यूटीआर रीजन कहेंगे, जो ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेंगे। यूटीआर स्टैंड्स फॉर अनट्रांसलेटेड रीजन। ओके, तो इतना रीजन हमें ट्रांसलेट करना है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पर ये जो इनिशिएशन कोडोन है वहाँ पर उसके कुछ इर्द गिर्द mRNA के थोड़ा सा आगे लगभग 8 से 10 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेसिस, उसके आगे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस था जिसे हमने कहा था शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस, जिसे रिकॉग्नाइज करके ये छोटा सब यूनिट IF3 फैक्टर की मदद से यहाँ पर आकर सेट हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही ये सब यूनिट यहाँ पर आकर अटैच्ड हुआ, उसी के दौरान जो हमने टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाया था, हमने F-MET tRNA इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड GTP को लेकर जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाया था वो यहाँ पर आकर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हिसाब से अटैच्ड हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन था जिसका कोड था AUG, तो यहाँ पर UAC कोड वाला tRNA जो है वो मिथियोनिन को लेकर यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, F-MET, ओके, फॉर्मेलेटेड मिथियोनिन। अब वो जैसे यहाँ पर बैठा, फाइन, उसके बाद तुरंत इसके यहाँ पर बैठने के तुरंत बाद यहाँ पर बड़ा सब यूनिट आकर जुड़ जाता है। लेकिन ये जो tRNA इनिशिएशन फैक्टर 2 और GTP मीन्स जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर जो आकर अराइव हुआ है उसे वहाँ पर हेल्प करने के लिए, वेट फॉर अ सेकेंड, ओके, तो ये जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स था इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ जो फॉर्म हुआ था वो इनिशिएशन फैक्टर 1 की मदद से यहाँ तक पहुँचा है। इसे यहाँ तक कैरी करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो हमने IF1, IF2 एंड IF3 तीनों के जो इम्पॉर्टेंट रोल थे इनिशिएशन में वो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। और उसके बाद तुरंत बाद आकर जो बड़ा वाला सब यूनिट है वो यहाँ पर आकर बैठता है, जहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट साइट है, एग्जिट साइट, पेप्टिडिल साइट एंड द अमीनो एसाइल साइट। जो tRNA यहाँ पर अटैच था वो एग्जैक्टली बड़ा सब यूनिट इस तरीके से बैठेगा कि उसका जो पेप्टिडिल साइट है वो उस tRNA को कवर कर ले। मीन्स पहला tRNA हमेशा P साइट पर ही रहेगा जो कि मिथियोनिन अमीनो एसिड को कैरी करता है। उसके बाद जो भी tRNA अभी वेट कर रहे हैं इस साइटोप्लाज्म में यहाँ पर जुड़ने के लिए, अब सेकेंड अमीनो एसिड भी तो जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक अमीनो एसिड आकर जुड़ गया, ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए सेकेंड अमीनो एसिड के लिए भी कुछ कोड होंगे, से फॉर एग्जांपल CCC, ओके। तो इस अमीनो एसिड का कॉम्प्लीमेंट्री कोड किसी ना किसी tRNA पर होगा जो कि कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म में होगा, ओके, और वो tRNA अब यहाँ पर आने के लिए वेट कर रहा होगा, जिसे हम इलोंगेशन की प्रोसेस में अब कंटिन्यू करते हुए समझेंगे, ओके। तो ये जो tRNA है, मान लीजिए अब कोई भी अब अगला tRNA जो आएगा इस प्रोसेस में आकर ज्वाइन करेगा वो हमेशा A साइट मीन्स अमीनो एसिड साइट पर ही आकर जुड़ेगा, ओके। मान लीजिए ये दूसरा नया tRNA है जो एक नए अमीनो एसिड को ले आया है यहाँ पर, फाइन, जो कि अमीनो एसाइल साइट पे ऑटोमेटिकली आकर सेट हो गया है। लेकिन क्या ये ऐसे ही आ गया? इसे आने के लिए भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स ज़रूरी रहे होंगे। तो हमने याद कीजिए डिस्कस किए थे
elongation factor T and elongation factor G। ओके, तो अब हम elongation factor T जिसका क्या रोल है वो हम समझेंगे। ये जो tRNA है वो यहाँ तक कैसे आया, इसे एनर्जी किसने दी, इसे यहाँ तक कैरी करके कौन लाया, तो उसका हम डिस्कशन करते हैं, जहाँ पर EFT का रोल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। EFT जो फैक्टर है, इलोंगेशन फैक्टर T, वो 2 यूनिट से बना है, TS प्लस TU। ओके, ये EFT जो है वो 2 यूनिट से बना हुआ है। तो इसमें जब प्रोसेस की शुरुआत होगी तब ये जो TU यूनिट है वो TS को छोड़ देगा। मान लीजिए TS को यहाँ पर रिलीज कर दिया। अब ये TU जो है, EFTU, इनिशिएशन फैक्टर TU, वो किसके साथ जुड़ जाता है, यहाँ पर GTP के साथ जुड़ जाता है। ओके, GTP जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है उसके साथ EFTU जुड़ गया। अब ये EFTU एंड GTP, ये जो नया अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में यहाँ पर था, इसके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इसको, ये चार्ज्ड tRNA है, चार्ज्ड tRNA को ये जो फैक्टर है वो उठा कर ले जाएंगे और यहाँ पर लाकर रख देंगे। ओके, सो दैट इज द रोल ऑफ इलोंगेशन फैक्टर TU और द T। ओके, इसके बाद क्या होगा, ये जैसे ही यहाँ पर आया, ओके, जैसे ही यहाँ पर ये आया वैसे ही GTP हाइड्रोलाइज हो जाएगा। एक चीज मुझे बताना रहेगा, इनिशिएशन फैक्टर में जो भी इनिशिएशन फैक्टर्स यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे थे, जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, ये पूरा 70S कॉम्प्लेक्स बन गया, वो सारे फैक्टर्स वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ओके, GTP वो भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा और फैक्टर नंबर 1, 2, 3 सारे रिलीज हो गए हैं। अब इलोंगेशन चल रहा है, इलोंगेशन में ये फैक्टर और GTP ने इसे लाकर यहाँ बिठा दिया, ठीक है। अब इसे यहाँ पर बिठा दिया तो ये A साइट पर आकर ये tRNA सेट हो गया अपने एंटीकोडोन के हिसाब से। यहाँ पर CCC है तो इसके पास जाहिर सी बात है GGG हो सकता है। ओके, और वे यहाँ पर सेट हो गया। अब क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द MCQ, ये जो लोकेशन है यहाँ पर एक एंजाइम कार्य करेगा और उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर जो एंजाइम आने वाला है उसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ओके, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पर सिक्रीट होगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा, ये अमीनो एसिड, अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में ये बात याद रखने के लिए कही थी कि इसका अमीनो एंड जो है वो अभी ओपन है, ये अपने कार्बोक्सिल एंड के साथ tRNA के साथ जुड़ा हुआ है, तो अमीनो साइट, अमीनो वाला एंड इसका ओपन है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, इसका जो कार्बोक्सिल एंड था वहां से इस अमीनो एसिड को डिटैच्ड कर देगा, वो tRNA से अमीनो एसिड को अपनी ओर खींच लेगा, हटा लेगा, वहां से दूर कर देगा। तो ये मान लीजिए यहाँ से अब डिटैच्ड हो गया। ओके, ये कौन कर रहा है, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कर रहा है, जो कि बड़े सब यूनिट में से किसी न किसी RNA में से बना है। ओके, तो अब इसका कार्बोक्सिल एंड अलग हो गया, वो कार्बोक्सिल एंड जो अब अलग हो गया है उसे उठाकर ये यहाँ लिंक कर देगा इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्डिंग। मान लीजिए ये एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल एंड है, जो नया अमीनो एसिड आया है उसका कौन सा एंड फ्री है, अमीनो, तो ये इसका अमीनो एंड है। ओके, अब इन दोनों के बीच से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, CONH मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये एंजाइम यहाँ से इसे डिटैच करेगा अमीनो एसिड को, और उसके जो कार्बोक्सिल एंड है उसके साथ इस वाले अमीनो एसिड के अमीनो एंड को जोड़कर पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करेगा। मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर जो हो रहा है वो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स।
ओके, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। फाइन, तो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन यहाँ पर हो रहा है। सेकेंड चीज यहाँ पर अब क्या होगी कि अब कोई और अमीनो एसिड यहाँ पर राह देख रहा होगा कि भाई मुझे भी अटैच होना है, तो उसे अटैच होने के लिए यहाँ पर साइट तो खाली है ही नहीं, तो साइट ये खाली करने के लिए, इस साइट को वेकेंट करने के लिए इस राइबोसोमल सब यूनिट्स को आगे की ओर मूव करना पड़ेगा, ट्रांसलोकेट होना पड़ेगा। तो अब जो ये मूवमेंट है राइबोसोमल सब यूनिट का आगे की ओर, हमेशा याद रखिएगा राइबोसोम सिर्फ मूव होगा, बाकी की सारी रचनाएं, बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स जहां जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो अब इस राइबोसोमल सब यूनिट को हम आगे मूव करेंगे तो हर चीज एक एक स्टेप शिफ्ट हो जाएगी, और वो जो मूवमेंट है वो जिस एंजाइम की हेल्प से होता है उसे कहते हैं ट्रांसलोकेज। ओके, ट्रांसलोकेज एंजाइम राइबोसोम जो है उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा, प्लस इसके साथ जो EFG सेकेंड फैक्टर इलोंगेशन जो रह गया है वो प्लस GTP, इसकी मदद से इस राइबोसोमल सब यूनिट जो 70S कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के साथ इलोंगेशन फैक्टर G और GTP आकर जुड़ जाएंगे, और इस GTP का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस होते ही जो एनर्जी मिल रही है उसे, उस एनर्जी का उपयोग करके ये यूनिट एक कोडोन आगे की ओर शिफ्ट होगा। याद रखिएगा, ओनली 1 कोडोन मीन्स 1 2 3, बस इतना ही मूवमेंट होगा इस पूरे सेटअप का, दैट्स इट। और सिर्फ राइबोसोमल सब यूनिट मूव होंगे, बाकी की चीजें वैसी ही रहेंगी। ओके, तो ये राइबोसोम जो है वो आगे की ओर मूव होगा, तो जो रचनाएं हैं वो ऑटोमेटिकली पीछे शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसे अब हम ड्रॉ करके समझते हैं। मान लीजिए ये सारी चीजें इस तरीके से हो गई, राइबोसोम जो है वो मूव हो गया, समझ लीजिए लाइक दिस। ओके, तो ये अमीनो एसिड जो खाली हो गया था वो यहां पर आ गया मूवमेंट के वजह से। ये जो दूसरा अमीनो एसिड है, अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहां पर 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर हमने बना दिया था, तो वो अमीनो एसिड अब यहां पर शिफ्ट हो गया P साइड पर। A साइड ऑटोमेटिकली वेकेंट हो गई थी, और उस वेकेंट होने के कारण नया जो tRNA है जो अमीनो एसिड लेकर वेट कर रहा था साइटोप्लाज्म में, वो अगेन इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी लेकर यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। ये क्या प्रोसेस थी, इलोंगेशन, इलोंगेट करना है चेन को, तो EFTU GTP के साथ इस tRNA से जुड़ेगा, फिर इसे लाकर यहाँ पर बैठा देगा। ये कोई नया tRNA है, ये A साइड पर आकर बैठ गया। मीन्स ये जैसे ही हाइड्रोलिसिस हुआ था, आप समझिए कि ये जो GTP हाइड्रोलाइज हुआ था, तो ये EFTU फिर से अकेला हो गया। ओके, ये मान लीजिए कि अभी ये tRNA है, इसे यहाँ पर आकर बैठा दिया इस GTP ने, फिर GTP का काम खत्म हो गया, वो वहां से डिटैच्ड हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो गया, तो वो GDP बन के निकल जाएगा। ओके, अब बच गया EFTU फिर से EFTS के साथ जुड़ जाएगा और अपना ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा। अब कोई नया tRNA आया तो फिर से ये प्रोसेस सेम शुरू होगी, TS को छोड़ देगा, GTP से जुड़ जाएगा और फिर इसे लाकर यहाँ बैठा देगा। प्रोसेस खत्म हुई, GTP को छोड़ देगा और फिर TS के साथ जाके जुड़ जाएगा। मीन्स ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी, और एक के बाद एक नए tRNA विद द न्यू अमीनो एसिड यहाँ पर आकर A साइड पर जुड़ते रहेंगे, और इस तरीके से रिबोसोमल सब यूनिट आगे बढ़ता रहेगा इलोंगेशन फैक्टर G का यूज करके, एंड ये जो चेन है वो धीरे धीरे इलोंगेट होती चली जाएगी। जैसे अभी यहाँ पर आपको 2 अमीनो एसिड दिख रहे हैं, धीरे धीरे 4, 6, 10, 12 जितने अमीनो एसिड का जो प्रोटीन बनाना होगा, यहाँ तक जितने भी अमीनो एसिड आएंगे ट्रांसलेटेड जोन तक के, वो सब यहाँ पर एक श्रृंखला में अरेंज हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलोंगेशन ऑफ polypeptide chain in the prokaryotic protein synthesis. Okay, so in the next video we'll be dealing with the final step, that is the termination of protein synthesis in prokaryotes. Thank you.